अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम पिछले 24 घंटों के दौरान पेश आने वाले अहम वाक़यात और बिलखुसूस जो इश्यूज़ हैं उस पर नज़र डालेंगे, चाहे वो मुल्की हों चाहे वो गैर मुल्की हों। आज के इस प्रोग्राम में हम SIR का जो दूसरा मरहला चल रहा है मुल्क की 12 रियासतों में, उसके हवाले से सरसरी तौर पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ जिस तरह से BLOs जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के तहत काम करने वाले, और इन पर यह बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर आज मगरबी बंगाल में एहतजाज हुआ और उनका ये कहना है कि इन पर वर्क लोड जो है वो ज़्यादा उन पर जो है दबाव उसके नतीजे में हो रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिछले चंद दिनों के दौरान 16 से ज़ायद BLOs की अमवात वाक़ हुई हैं और मगरबी बंगाल में जिस तरह से मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का मामला भी पेश आया, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे कि वाक़तन क्या ये मामला है जिसको लेकर फिर एक मरतबा कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेसी लीडरान की जानिब से भाजपा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम जो मुल्क में इस वक्त माहौल बना हुआ है उसका भी जायज़ा लेंगे और फिर गाज़ा का रुख करेंगे, लेबनान का रुख करेंगे और यूक्रेन के हवाले से भी जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मगरिब को, यूरोपीय यूनियन को और ख़ुद यूक्रेन को कि अमन लाने के लिए आप भी यानी जो अमन के लिए कुछ काम करें बसूरत दीगर। बहरहाल उन्होंने जिस तरह से अपना हमेशा एक धमकी आमेज़ जो उनका अंदाज़ है वही उन्होंने बात की है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। और मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, तो इस हवाले से हम आसाम का भी रुख करेंगे, जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे, क्योंकि आसाम की अपनी नौइयत है, यहाँ की अक़लियतें, इनके हालात अपनी सूरत हाल से दो चार हैं। और फिर इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो कुछ चल रहा है उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार जिन्होंने एक अपना एक ऐसा किरदार, एक ऐसा रोल जो है बहैसियत हीरो जो है अदा किया, और बहरहाल वो अपनी मिसाल आप है, धर्मेंद्र जो चल बसे। हम उनकी भी जो है यानी जो कारनामा रहा बॉलीवुड में, जो उनकी मकबूलियत रही, हीमैन से जो है वो याद किए जाते हैं और एक उनका अलग अंदाज रहा, तो उस पर भी हम सरसरी तौर पर नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे आसाम का। आसाम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और समाजी जहदकार और फिर साथ ही साथ सियासी तौर पर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखने वाले नूरुल इस्लाम साहब। नूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नूर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ सूरत हाल है बिलखुसूस, यानी फिर एक मरतबा ख़बरें जो सामने आई है, अगरचे आसाम के हालात पर गोदी मीडिया में तो बात नहीं होती, लेकिन बिलखुसूस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर यानी किस तरह का मामला चल रहा है, बिलखुसूस यानी बाहर के लोग या फिर बाहरी लोगों को यानी बाहर कर देने वाली बात। तो इस एतबार से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यानी हालिया दिनों में जो कुछ मामलात आसाम में पेश आए हैं और फिर एक मरतबा ये बात सामने आई है कि 5 लोगों को यानी गैर मुल्की करार दिया गया है। बहरहाल मैं उस हवाले से भी जानना चाहूँगा और आसाम के वज़ीर आला का ताज़ा जो बयान सामने आया उस हवाले से भी जानना चाहूँगा। बीजेपी के लीडरान की सरगर्मियाँ जो आसाम में चल रही हैं उस हवाले से भी जानना चाहूँगा। जी नूरुल इस्लाम साहब। जी हजरत, पहले मैं आता हूँ कि वो जो 4 औरत है जी, एक आदमी है, 5 लोग शोनितपुर जो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है या मजिस्ट्रेट है जी, DC, उन्होंने एक ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर का जो है कि वो एक एक्ट है, ये आपको द इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950। हालांकि एक ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो देखा आपको तो माहौल को देखते हुए ये एक्ट को लाया गया है। यानी कि जो दूसरे मुल्क के जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये आपको बंटवारा हुआ था कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, यानी कि वहां से कोई लोग यहाँ आ नहीं सके। ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। तो जो माहौल को देखते हुए ये एक्ट लाया था। लेकिन असम, पहले असम का बात था, लेकिन असम में आपको देखिएगा कि
79 से लेकर 85 तक असम मूवमेंट हुआ। उसके बाद आपको असम एकॉर्ड हुआ। तो आपको सीधी तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर कानून आता है, जो पहले का कानून सेम कानून जो अगर आता है, तो दूसरी कानून जो लाता है वो बेहतर कानून बनता है। यानी कि पहले का कानून वो आपको हमें बाद में जो कानून लाया जाता है वो ज्यादा, जी हाँ बिल्कुल, तरमीम जाता है। और उन तो असम में आपको असम एकॉर्ड होने के बाद आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का जो वहां में एक सेक्शन ऐड हुआ था, सेक्शन 6A क्लोज ए जी। तो यानी कि असम में हर आपको इंडिया में किसी भी स्टेट में जाइएगा, सेक्शन 3 के तहत बाय बर्थ इंडियन हो सकता है। 4 है ओवरसीज सिटीजनशिप, आपको जैसा कि 5 में आप दूसरे मुल्क के लोग अगर चाहते हैं कि हमें सिटीजनशिप मांग सकता है, ये वगैरह वगैरह कुछ इसमें टेक्निकली बात है। लेकिन असम में नहीं होता। असम में सेक्शन 6 क्लोज ए के तहत, यानी कि मानिए कि मैं अगर ऑल ओवर इंडिया एज ए होल अगर इंडिया देखते हैं तो मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। क्योंकि बाय बर्थ इंडिया का मतलब है अगर मैं 1986 से पहले का जन्म हुआ हूँ इंडिया में, तो मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। तो किसी मेरा वालिदा का किसी का डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं होता है। लेकिन असम में ऐसा नहीं है। असम में मैं मानिए कि मेरा पिताजी का नाम 1971 में या 51 में नहीं है, तो मेरा दादाजी का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसको लिंकेज मिलाना पड़ता है। और उसी की तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन सुपरविजन में असम में एनआरसी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ चुन के मुसलमान लोगों को ही सताने के लिए ये जो आपको द इमिग्रेंट एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को मद्देनजर रखते हुए तो 5 लोगों को आपको बांग्लादेशी करार दिया। और उन 24 घंटे के अंदर उन लोगों को आपको बांग्लादेश यानी कि भारत देश के बाहर निकलने की भी उसमें गुंजाइश है। जी जी, हाँ जी जी। अच्छा, तो ये जो बात है, हम लोग सवाल है कि देखिए ये जो है असम में कहीं में एफटी नहीं है, लेकिन असम में एफटी है, फॉरेनर ट्राइब्यूनल है। तो फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, अगर उसमें अगर कोई बात होता है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जुडिशियल एक प्रोसेस है। अगर ये प्रोसीजर है, जुडिशियल एक प्रोसेस है, तो उनको आप नहीं करके 24 घंटे का मोहलत इस तरह से देना, ये आपको देखिए संविधान के खिलाफ है, लॉ को वायलेशन करता है। क्योंकि किसी भी शहरी को, किसी भी आदमी को आपको इंडिया में उनका पक्ष रखने का मोहलत देना चाहिए। और क्योंकि खुद का पक्ष रखना जो है उनका अपना हक है, बिल्कुल। अच्छा, ये 5 लोगों को कहाँ रखा गया है फिलहाल, कहाँ मुंतकिल किया गया है नूरुल साहब? फिलहाल तो डिटेंशन कैंप पे है। अच्छा, डिटेंशन कैंप में। इसके बाद अब प्रोसेस के तहत क्या होगा आगे इनके साथ? इन लोग हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट में जाएगा। हर परिवार अलग अलग, एक ही इंडिविजुअल होता है, अलग अलग आपको पिटिशन होगा, अलग अलग चैलेंज करना पड़ेगा हाईकोर्ट में। लेकिन देखिए हाईकोर्ट में अगर हम लोग मेरा जितना तजुर्बा है, असम में जितना एफटी फॉरेनर ट्राइब्यूनल जितना भी डिक्लेयर ऑफ फॉरेनर देखा मैंने, आप देखिएगा वो ज्यादातर अनपढ़ होता है। और दूसरी बात है वो गरीब होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। वो हाईकोर्ट में जाने के लिए आपको लॉयर का जो फीस देना पड़ता है वो भी देना काफी मुश्किल होता है। अच्छा, इसके लिए कोई सिविल सर्विसेज या फिर समाजी खिदमात, कोई ऐसी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस जो इनका जो है इनकी कुछ कम से कम कानूनी मदद कर सके? देखिए ये तो हमने जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैं भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में जो के डिक्लेयर फॉरेनर का एक केस चला रहा हूँ मैं खुद का पैसे से जी। तो देखिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चलाना भी इतना इजी नहीं होता है। तो हम लोग एक दो चला सकते हैं, लेकिन ये सरकार जिस तरह से एक जो माइंडसेट आपको देखिए, वजीर आला क्या कहते हैं? वजीर आला कहते हैं कि नहीं, हम जब तक है यानी कि बंगाली स्पीकिंग जो मुस्लिम है उनके खिलाफ हमको क्या ईद छेड़ा है और ये ईद चलते रहेगा। लेकिन हजरत में इसमें बीच में एक बात भी बताना पड़ेगा देश की जनता के आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये वजीर आला जिस तरह से कहते हैं कि असम का जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है इनको ही सताएंगे, लेकिन जो सो कॉल्ड जो इंडिजिनियस कहते हैं मुसलमान जो असमिया बोलता है, लेकिन देखिए सकीना बेगम नाम का जो एक औरत अभी बांग्लादेश में आज ही बेल हुआ है वो बांग्लादेश, क्योंकि विदाउट वीजा, विदाउट आपको पासपोर्ट
के वहां जाने की वजह से वहां का पुलिस ने अरेस्ट किया था, जो पुशबैक हुआ था। तो आज वहां का लोकल एक शख्स ने उनको पनाह दिया, रहने की जगह दिया, और वो बांग्लादेश कोर्ट में आज उनको बेल दिया। अगर देखिए वो नलबारी डिस्ट्रिक्ट का है, असम नलबारी डिस्ट्रिक्ट का है, वो इंडिजिनियस है, उसके बावजूद ये इनका मंशा कोई इंडिजिनियस नहीं, क्योंकि हालांकि असम में इंडिजिनियस का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, उसके बावजूद इंडिजिनियस कोई अगर कहता है ये कि आपको बंगाली स्पीकिंग का अलग आपको ये देता है कि मियां मुसलमान बोलता है, लेकिन देखिए ये इंडिजिनियस ये सिर्फ एक कम्युनिटी को, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि एक वज़ीर आला किस तरह से कह सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ मेरा जो युद्ध है ये चलता रहेगा। बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है। एक संविधानिक ओहदे पर रहते हुए भी इस तरह से बातें करते हैं। अगर वो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जिस तरह से कार्रवाई किया है, ये कुछ दिन पहले सीएम ने इस एक्ट के बारे में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मैंने ऑर्डर दे दिया, इस तरह का अगर सस्पेक्ट हो, किसी को लगता है कि ये नहीं, ये यहाँ का नहीं है, तो उनको भी साथ ही साथ ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई तुम बांग्लादेशी हो या फॉरेनर हो या श्रीलंका से हो, तुम यहाँ से भागो। तो इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि रूल्स ऑफ लॉ होता है ये हमें। अच्छा, अब ये जो हाई कोर्ट से रुजू होना इनके लिए चाहिए, तो अब हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट से रुजू होना सबके बस की बात नहीं होती, तो तब तक इनका क्या हश्र होगा? ये मतलब डिटेंशन कैंप में रहेंगे तो इनका कौन पूछने वाला रहेगा? कितने दिनों तक इनको क्या राहत मिल सकती है? आगे के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी देखिए एक प्रोसेस है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसको डिक्लेयर किया है या एफटी मेंबर ने अगर डिक्लेयर किया है कि फॉरेनर है, तो उनको हाईकोर्ट में जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई वे नहीं है उनके पास। मतलब अब जिस तरह से आपने कहा, गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नहीं हैं, उनके कोई रसूखात नहीं है, किसी से ज़्यादा जो है उनकी जान पहचान नहीं होती, तो अब ऐसे लोगों का फिर कौन मददगार होगा? क्या मामला होगा फिर इनका? देखिए क्या है कि हम लोग जितना समझे सेहतकार है, हम लोग का ना कोई फंड है, खुद से जितना हो सकता है इतना करते हैं, और हर आदमी कर ही रहा है। लेकिन देखिए सरकार जिस तादाद से लोगों को इस तरह से हैरेस कर रहा है, उस तादाद से इतना मदद यानी कि किसी तंजीम ने मदद करेगा उतना भी फंड नहीं है। तो ये खुद हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम बोला ना आपको, हर तंजीम ने कर रहा है। हालांकि ये लोगों का इन जो 5 शख्स है, 4 औरत है, 1 आदमी है, उनका भी मदद होगा इंशाल्लाह। लेकिन बात है कि ये मदद का नहीं है, क्योंकि देखिए वो जो लोग इंडियन होते हुए भी उनको डिटेंशन कैंप पे रखा गया है। दूसरी बात हाईकोर्ट में जाएगा, हाईकोर्ट में ये जो एक जुडिशियल प्रोसेस है, पहले उनको बेल का अप्लाई करना पड़ेगा, एक केस फाइल करना पड़ेगा, फिर बेल का अप्लाई करना पड़ेगा। वो कितना 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, आप जानते हैं जुडिशियल प्रोसेस। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल का जो हालात हम लोग अगर देखेंगे, क्योंकि बिना ट्रायल के अगर बेल भी नहीं है, ट्रायल भी नहीं है, 5 साल 2005 से अगर 5 साल चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने केस शार्जिल इमाम हो या फातिमा का हो, जो केस चल रहा है, उनको क्या बेल मिला? नहीं मिला। ट्रायल भी नहीं है, बेल भी नहीं है, ये हालात है। अगर डिब्यूटर का मैं केस 2-4 केस मैंने देखा, इन लोगों का आपको देखिए कि एक लिस्टेड होता है, मानिए कि आज 40 केस का लिस्टेड हुआ, उनका 40 नंबर केस है, लेकिन 30 नंबर आते आते आपको बेंच उठ जाता है, फिर डेट आता है 3 महीना 4 महीना लग जाता है। जी तो यही हालत है, ये भी एक है। तो अच्छा, मैं ये नूरुल साहब आखिरी सवाल करूंगा आपसे, फिर हम अलग प्रोग्राम आपसे करेंगे और फिर बात करेंगे और दीगर इश्यूज पर भी, कि जैसे 12 स्टेट्स में हमारे मुल्क के जो है SIR का अमल चल रहा है, लेकिन आसाम का मामला अलग है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए असम का जो SR हो रहा है, SR नहीं SR हो रहा है, SR हो रहा है वहां पर। SR जी तो देखिए यहाँ में SR स्टार्ट हुआ, मेरा घर में भी आदमी आज आया था। तो ये पहले हमको देखना पड़ेगा, आज जो आदमी PLO ने बताया मुझे कि आज 26 तारीख है, लेकिन दिसंबर 12 तारीख के अंदर ही ये सब जमा माने आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी, एक BLO सिंगल आदमी इतना लोगों का अगर कंप्लीट करना भी, क्योंकि किसी लोगों का फॉर्म फिलअप करना है, कोई आदमी डेट हुआ उनके लिए एक अलग फॉर्म है, कोई आदमी नया अगर वोटर लिस्ट में जुड़ेगा उनका अलग फॉर्म है। तो अगर इसमें कभी भी है, ये लोग अकेला ये 18 दिन में 16 रोज में करना मुश्किल है, क्योंकि इतना कम वक्त क्यों दिया गया है? जी हाँ, मंशा क्या है, ये भी एक सवाल है।
दूसरी बात है आपका जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिस तरह से कहा है कि यहाँ में मानिए कि दूसरा स्टेट से आया, 2 रोज यहाँ में रहा, अगर चाहते हैं उनका भी वोटर लिस्ट में यहाँ में शामिल हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दूसरा स्टेट से यहाँ रहता है, वर्षों से रहता है, अगर तो ट्रांसफर करना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन 2 रोज पहले आया, उनको अचानक क्यों यहाँ में ऐड करना है? क्योंकि यहाँ में इलेक्शन आ रहा है। तो ये क्या है? ये एसआर है, एसआर या एसआईआर है, इलेक्शन मैनिपुलेट करने के, ये जो वोटिंग जो है ये मैनिपुलेट करने के लिए है। इसमें भी एक सवाल है, क्योंकि अचानक क्यों दूसरे स्टेट से आएगा? क्योंकि अभी तो देखा है बिहार में देखा गया है कि एक आदमी हरियाणा में भी वोट डाला है, वो आपको बिहार में भी डाला है। आपको 7,42,00,000 वोट आपको वोटर था, वहां में आपको जो काउंटिंग में 7,45,000 निकला, 7,45,00,000 निकला। तो इसमें भी सवाल है, क्योंकि अचानक क्यों दूसरी स्टेट से आदमी आएगा, 2 रोज पहले आया, उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? तो ये भी एक बात है। दूसरी बात है, देखिए ये कम्प्लीटली एक मैनिपुलेट हो रहा है। जो पहले ये कोई रिवीजन नहीं है, स्पेशल रिवीजन नहीं है, क्योंकि हर साल जिस तरह से होता है उसी तरह से हो रहा है। हर साल में नया वोटर लिस्ट जुड़ जाता है, नया लोग जो 18 साल होता है, यानी कि 18 साल होने के बाद जो नया वोटर जुड़ता है वैसे ही हो रहा है। दूसरी बात है, कोई आदमी अगर डेट हुआ उसका डिलीट हो जाता है, सेम हो रहा है। तो अचानक एक सेम हो रहा है, तो क्यों इस तरह से आपको ढिंडोरा पीटने के काम क्यों कर रहा है? एग्जैक्टली और ढिंडोरा पीटना भी है। दूसरी बात है, दूसरी स्टेट से आएगा 2 दिन पहले आने के बाद, क्यों उसमें आपको जुड़ना है वोटर? क्या मंशा क्या है? तो ये एक सवाल है। दूसरी बात है, देखिए यहाँ में आप तो देख ही रहे, आसाम में या एज ए होल इंडिया में हम अगर देखते हैं, एसआईआर तो नहीं है, ये एसआईआर नहीं है, सिर्फ वोटिंग जो मैनिपुलेट का काम है। बिहार में हम लोग देखा है इस तरह से क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, असम में तो होने वाला है। दूसरी बात है, असम में यह कि भाजपा का सिर्फ मैनिपुलेट के सिवा, उनका जो आकर बयान देखिए जहर के सिवा, और तो कुछ तो है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद क्या होगा वो सरकार ने डिक्लेरेशन करता है, सरकार ने अनाउंस करता है। कोई अजीब बात है, ये भी अजीब बात है। अगर किसी का सवाल है क्या कहना है, क्या अनाउंसमेंट करना है, क्या उसका क्या किस तरह मॉडल है, तो एक काम है, आपको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो इलेक्शन कमिश्नर का काम है, सिर्फ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम है, भाई सरकार क्यों बोलता है? यकीन ये सवाल बनते हैं। ये भी एक सवाल है। दूसरी बात देखिए, हाल ही में आज का जो बयान है, तो असम का जो बीजेपी नूरुल साहब 1 मिनट में मुकम्मल कर लें, फिर हम जरूर जो है अलग करेंगे प्रोग्राम। देखिए इन लोगों का जो बात का देखिए, इलेक्शन से पहले किस तरह से बात करते हैं। असम का जो आपको बीजेपी का प्रेसिडेंट है, आपको दिलीप शैकिया, वो एमपी भी है, उन्होंने कहा कि मुगल असम, देखिए असम जब मुगल का में चल रहा था, दौर था जी असम अलग था। अच्छा, मुगल असम आपको असम में जंग हुआ, 17 बार हुआ, बस अलग बात है। लेकिन जो देखिए मुगल का कौन था? राम सिंह था सेनापति, लेकिन असम से कौन था? वो बाघ हजारिका था। ये तो राजा का राजा बात था। वो क्यों हो रहा है कि आज क्यों इस तरह से बोल रहा है कि मुगल 17 बार ये किया, मुगल को हम लोग परास्त किया है, लेकिन इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ हम लोग का जंग जारी रहेगा। अरे भाई क्या बात है भाई? अफसोस किस तरह का बात है? अफसोस है, बिल्कुल। इस तरह से बातें करते हैं, क्या बताएंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल, ये बड़े काबिल अफसोस बात है कि किस तरह के जो है बयानात जिम्मेदार ओहदों पर रहने वाले दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल साहब, आपने जो है हमें आसाम की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। बहरहाल हम यही उम्मीद करते हैं कि वहाँ हालात बेहतर हों, बिलखुसूस यानी अक़लियतों के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से ज़रूर ये हम देखेंगे कि वहाँ सियासी मामलात हों या फिर इसके साथ साथ जिस तरह से अवामी मामले में हम बिलखुसूस देख रहे हैं कि बरक़ी के यानी शरह में इजाफे की बात चल रही है, लेकिन एक जानिब अपोजिशन की जानिब से अगरचे बिलखुसूस PDP की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये कहना है कि ये बिल्कुल झूठ बात है, गुमराह कुन बात है, क्योंकि
ये मरकज़ की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया था जिसकी ख़ुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुखालिफत की गई। तो बहरहाल क्या मामला है, और इसके साथ साथ दिल्ली धमाके के बाद जो जम्मू कश्मीर में क्रैकडाउन्स चल रहे हैं और बिलखुसूस जो दायरा तंग किया गया है, तंग से मुराद ये है कि जांच पड़ताल जो हो रही है वो डॉक्टर्स के हवाले से, क्योंकि वाइट कॉलर टेरर का नाम इसको दिया गया है जो दिल्ली में जो कुछ पेश आया था। तो बहरहाल हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। शबनम, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज पीडीपी की जानिब से, पीडीपी ख़वातीन विंग की जानिब से एहतजाज किया गया और दीगर लीडरान की जानिब से भी मुसलसल यानी पिछले बिलखुसूस 2 दिन 3 दिन के दौरान हम देख रहे हैं कि बरक़ी के जो है चार्जेस में इजाफे की बात, इसको लेकर एहतजाज किया जा रहा है, इसको लेकर जो है सवाल किया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला सरकार से कि मामला क्या है। शबनम, देखिए, कई मामला ऐसे हैं जिनकी वजह से सरकार को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है, और जब 1 साल इस सरकार ने मुकम्मल किया उसके बाद ही ये देखने को मिला कि जो चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जो भी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने उमर अब्दुल्ला की सरकार पर इल्जामात की बारिश की और ये कहा कि जिस तरह के वादे मंशूर में उन्होंने किए थे वो मुकम्मल नहीं किए गए और लोग काफी परेशान हैं, सरकार नाकाम हुई है। और इस सरकार के खिलाफ लगातार इस तरह के बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई। और फिर इसके साथ ही जब इलेक्शन बडगाम में थे या नगरोटा में थे, तो दोनों ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीद के जो उम्मीदवार थे उनको हार मिली। और ये देखते हुए कि बडगाम में पीडीपी की जीत हुई और उनको लगा कि जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश उन्होंने की थी उसमें उनको कामयाबी मिली। अब इसके साथ ही जब दिल्ली की सरकार ने ये बात सामने लाई कि ये जो महकमा बिजली जिनके मातहत है कि 20% शाम को जो है इसमें इजाफी चार्ज लिए जाएंगे, ये बात वहां से आई। और जितनी भी यहाँ की सियासी पार्टियां अपोजिशन में है उन्होंने वो बात वही छोड़ी और सरकार पर ये इल्जाम लगाया कि सरकार 20% में इजाफा करने जा रही है। हालांकि जो भी सरकार में लोग हैं, जितने भी मेंबरान असेंबली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस जो वहां से कोई भी ऑर्डर इशू होता है तो उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के बकौल ये जो अपोजिशन जमातें हैं, खासकर उन्होंने पीडीपी का नाम दिया, कहा कि वो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है और दिल्ली से कोई भी इस तरह की बात जैसे कोई मशवरा उनको मिलता है और बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को एक नाकाम सरकार करार देने की कोशिश करते हैं, जो वो काफी उनके बकौल कुर्सी से दूर है। और वो इस अगर देखा जाए जितनी भी जो गलतियां इस वक्त हुई है या हो रही है, जो मुसीबतें मुश्किलात, उनके जिम्मेदार पीडीपी है, जिन्होंने बीजेपी को यहाँ लाकर बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके दफा 370 को हटवाने में अपना किरदार अदा किया और उनके बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बकौल यहाँ की स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने में उनका रोल है। तो ये जवाबी इल्जाम की आपस में बातचीत तो हो रही है, लेकिन लोगों को सच में तकलीफें मुश्किलात हैं, चाहे बिजली की फीस में इजाफा हो, जो जिस तरह प्रीपेड मीटर्स यहाँ पे लगे हैं, अगर बिजली का बिल अदा जल्दी नहीं हुआ तो उनकी बिजली कट जाती है। तो ये परेशानियां तो लोगों को है। एक तरफ सरकार को घेरने की अपोजिशन कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ सरकार का ये मानना है कि उन्होंने जो अपने वादे किए हैं, जो जब उनका दौर जो है मुकम्मल होगा, उनका जो भी वक्त है 5 साल का वो मुकम्मल होगा, तब तक वो अपने जो मंशूर में उन्होंने बातें कही उनको वो पूरा करने के लिए हर भरपूर कोशिश करेंगे और कामयाब होंगे। तभी वो लोगों के सामने जाएंगे, तभी वो लोगों के सामने जाकर उनसे फिर एक बार वोट मांग सकते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है और यही इल्जाम वो लगा रहे हैं पीडीपी पे कि पीडीपी सरकार से दूर है, हुकूमत से दूर है और वो चाहती है कि लोग तकलीफ में मुब्तला हो और ये सरकार किसी न किसी तरीके से गिर जाए और उमर अब्दुल्ला की सरकार को नाकाम करा दिया जाए। तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह ये हो रही है कि मरकज़ की तरफ से यानी एक मुजवज़ा बात है, एक यानी फ़ैसला लेने की बात है, लेकिन उसको ख़ुद यहाँ जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरसर इख्तियार पार्टी है उसके लीडरान की जानिब से इसको कहा गया है कि रद्द किया गया और इसको कहा गया कि कबूल नहीं किया जाएगा।
और इसकी मुखालिफत की गई। तो ये मामला तो यहाँ पर फ़िलहाल ख़त्म हो जाता है कि 20% कोई, यानी जम्मू कश्मीर में जो बरक़ी के चार्जेस हैं इसमें इजाफा हो चुका है, ऐसा नहीं हुआ है अभी। तो ये बात सामने आई, तो जिसकी मुखालिफत खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जी शबनम। बिल्कुल 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 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार जो है जिनकी है, तो उनका यही कहना है कि जो उमर अब्दुल्ला है वो इसके मिनिस्टर हैं और किसी भी तौर वो इसको इम्प्लीमेंट करने की इजाजत नहीं देंगे। और लेकिन दिल्ली से जब ये बात सामने आई तो एकदम उनके बकौल इस सरकार को घेरने की अपोजिशन कोशिश कर रहे हैं, जो एक नाकाम कोशिश है उनके। यानी जनता को, आवाम को ये जान लेना चाहिए कि 20% जो चार्जेस है अभी कोई बड़े नहीं हैं। अब एक नुक्ता ये रहता है शबनम कि जो स्मार्ट मीटर्स हैं उसके हवाले से तो ख़वातीन घरों से बाहर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और उनकी यानी तड़प ये बता रही है कि हमारा जो यानी जो हमारी आमदनी है वो बिल्कुल जितनी है उससे ज़ायद, उसकी जो है आधी से ज़ायद, अगर हम बुनियादी तौर पर कुछ अगर बरक़ी भी इस्तेमाल करते हैं तो ये स्मार्ट मीटर्स का मामला ये है कि वो हमारी जो आमदनी है, जो हमारे गुज़रो औक़ात के लिए जो हम कमाते हैं उसका आधा हिस्सा चले जाए, उससे बढ़कर चले जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। यानी बरक़ी के हवाले से, जो स्मार्ट मीटर्स के हवाले से लोगों में ये बरहमी है, ये मुखालिफत है। अब दूसरी जानब हम ये देखते हैं सरकार की जानिब से बाज़ मौक़ों पर, सरकार से मुराद ये है कि जो यानी इंतज़ामिया में है या फिर मुताल्लिक़ा महकमों से है, तो वो ये कहते हैं कि भाई बरक़ी अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, यहाँ पर यानी जो भी उसके चार्जेस हैं वो आपको अदा करने पड़ेंगे, ये बात की जाती है। और स्मार्ट मीटर्स को जो है लगाया जा रहा है। तो इसमें जो मौजूदा सरकार है वो लोगों को राहत फराहम करने के हवाले से क्या बात करती है, क्योंकि अगर मीटर्स लगते रहेंगे, लोग मुखालिफत कर रहे हैं, हल क्या है इसका? देखिए, जो बिजली का मसला है कभी यहाँ पे पूरी तरह से लोगों के हक में नहीं रहा है। जब बिजली फीस बिल्कुल ऐसी फ्लैट रेट जिस तरह कहते हैं वो लिए जाते थे और कोई मीटराइजेशन पूरे कश्मीर में नहीं थी, हालांकि कहीं कहीं पे जगह पे थी, लेकिन ज्यादा 90% नहीं थी। तो तब भी लोगों को यहाँ बिजली ही नहीं मिलती थी और लोग उससे भी परेशान थे कि बिजली नहीं है। लेकिन जब से मीटर लगे हैं लोगों को बिजली मिल रही है। लेकिन जो गुर्बत में लोग हैं, जो कमजोर तबका है, उनको मसाइल हैं, वो इस बिजली के बिल को अदा नहीं कर पाते, क्योंकि विंटर जब आता है, आज सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका है, चाहे वो पावर के कंबल हों, चाहे वो हीटर लगे हों, चाहे वो इंडक्शन लगे हों, जितनी हर कोई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ जो बिजली पे ही चलते हैं। और लोग अगर उनको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो सर्दी से उनको तकलीफ होगी, और अगर इसको इस्तेमाल में लाएंगे तो फिर बिजली के बिल अदा करने में उनको तकलीफ होगी। सरकार ने जरूर ये कोशिश की है कि यहाँ पे लोगों, जो गुर्बत में लोग हैं, जो बीपीएल जुमरे में आते हैं, तो उनको किसी ना किसी तरीके से राहत दी जाए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर ये मुकम्मल स्टेट उनके अंडर आती और अगर यहाँ पे स्टेट होता तो शायद वो किसी और तरीके से कंपनसेट करने की उसको कोशिश करते, जो उनके दायरे इख्तियार में इस वक्त नहीं है। लेकिन फिर भी बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस, बकौल उमर अब्दुल्ला, बकौल उनके मिनिस्टर्स, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल इसका निकाला जाए। लेकिन कभी भी आज तक पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर में विंटर में और जम्मू में समर में लोगों को बिजली के बिल ज्यादा देने पड़े हैं और उनको तकलीफ से कभी राहत नहीं मिली है। और इस वक्त भी इसी से जो लोग हैं वो इन मसाइल से परेशान हैं। ठीक है शबनम, यहाँ पर मैं इस हवाले से आखिरी सवाल करूँगा, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे जो कार्रवाइयाँ, क्रैकडाउन चल रहे हैं दिल्ली धमाके के बाद, उस हवाले से इख्तिसारन जानना चाहूँगा। सवाल यहाँ पर यह है, ब्रेक पर जाने से पहले 1 मिनट में मैं चाहूँगा, वो ये है कि एक तो बरक़ी के सरखे के हवाले से बात होती रही है कि भाई स्मार्ट मीटर्स आएंगे तो वो उसमें एहतसाब होगा, उसमें जो है बिल्स बराबर से यानी उसका रिकवरी होगी, ये बात की जा रही है। लेकिन वहीं गरीब ख़ानदानों के हवाले से आपने कहा जो BPL ज़िमरे के तहत आते हैं, अब यहाँ पर BJP की जानिब से खुद जो है सुनील शर्मा ने सवाल किया शायद पिछले रोज़ या 2 रोज़ पहले कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि बताएं कि आपने मुफ्त 200 यूनिट बिजली देने की बात की थी, कितनों को आपने अभी तक फराहम किया है? जी शर्मा। देखिए, जब यहाँ पे असेंबली का सेशन चल रहा था तो तब भी उन्होंने कहा था कि जो इस समय लोग इस जुमरे में बहुत नीचे आते हैं, जो गुर्बत में लोग हैं, उनको 200 यूनिट जो है
वो फ्री दिए जाएंगे और इस पे उन्होंने कहा था कि आगे चल के इस पे काम किया जाएगा। और ये जो चाहे वो ट्रांसपोर्ट वुमेन्स के लिए, खवातीन के लिए मुफ्त उसमें उनको सफर की बात, सहूलियत फराहम करना, उस सहूलियत फराहम करना, और दूसरे कई चीजें हैं जो उनने बात उस वक्त की। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हम शुरू करेंगे, और कब शुरू करेंगे, कितने देर में शुरू करेंगे। और जब भी उनसे बात करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि उनके पास जो टाइम है इस वक्त में वो जरूर ये पूरा करेंगे, और जो लोगों से उन्होंने वादे किए हैं वो देखेंगे कि 4 साल के बाद, अभी 4 साल उनके पास है, वो तभी जा पाएंगे लोगों के सामने जब वो इन बातों में जो उन्होंने वादे किए हैं उनको वो पूरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लोग उनको उसका जवाब भी देंगे, वो ये मानते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि यही वजह है कि जो स्टेट हुड लगातार डिमांड जम्मू कश्मीर की सरकार की खासकर है, उमर अब्दुल्ला की, वो इसीलिए है। इसीलिए तो एलजी इंतजामिया और उमर अब्दुल्ला के दरमियान जो एक खलीश ही पैदा हो गई है, वो तो इसी बात का ये है मसला है कि जो उमर अब्दुल्ला के बकौल, सरकार के बकौल, वो जो कुछ स्टेप्स लेना चाहेंगे जिससे, क्योंकि एकदम वो किसी एक चीज को राहत के तौर लोग नहीं ला पाएंगे जब तक एक सरकार के पास एक मौका होता है कि एक चीज में कोई मुनाफा अगर उनको मिलता है तो उसको दूसरी चीज में तब्दील कर सकते हैं, दूसरे शोबे में लगा सकते हैं, तो किसी न किसी तरीके से कमर्शियल कर। ठीक है, लेकिन शबनम यहाँ पर एक बात ये होती है कि अगर आप रियासती दर्जा भी आपकी तरजीहात में है तो उसके लिए भी जिस तरह से आपका यानी रिप्रेजेंटेशन या फिर जो एक यानी जमहूरी तकाज़ों, जमहूरी दायरे के अंदर जो शिद्दत होनी चाहिए, जो एक जौलानी होनी चाहिए, एक सरगर्मी होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। ये एक सवाल उठ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स की बात करें तो शायद ये बात कही जा रही है कि मीटर्स लगेंगे तो फिर 200 यूनिट मुफ्त जो है उसका हिसाब किताब हो पाएगा। लेकिन लोग जो फ़िलहाल परेशान हैं वो ये कह रहे हैं कि मीटर्स तो लग जाएंगे और फिर इनको देना पड़ेगा जो चार्जेस इनके इस्तात से बाहर होंगे। अब 200 यूनिट फिर उसमें से जब उनको फ्री दिए जाएंगे तो ये प्रोसेस शायद लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है। इस हवाले से शायद सरकार को जो है एक क्लियर एक अपना मौक़िफ़ और जो सरगर्मी होनी चाहिए वो दिखाने की शायद ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर में बरक़ी के मामले पर क्या कुछ चल रहा है, उस हवाले से बात की ब्रेक से पहले। अब मैं हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके बाद बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है, और ये क्रैकडाउन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी वो हमने क्रैकडाउन्स देखे, वो कार्रवाइयाँ देखी जिसमें मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ हुआ करती थी, या उस हवाले से जो सस्पेक्टेड जो मामलात होते थे, हसास किस्म के ठिकाने होते थे। लेकिन अब जो जांच पड़ताल के दायरे हैं वो वसी हो गए हैं। यानी अब हमारे अस्पतालों के जो लॉकर्स हैं, वो भी बिलखुसूस डॉक्टर्स के जो लॉकर्स हैं, उसको जो है चेक किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ खाद के जो दुकानात हैं और जो केमिकल्स की दुकानात हैं, वो उसमें भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। तो दायरा बड़ा हो चुका है और शायद जो है वाकई ख़तरात हैं, इस वजह से जो है सारी कार्रवाइयाँ की जा रही। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा, पुलवामा में आज जो है हस्पताल के जो लॉकर्स हैं डॉक्टर्स के, मुलाजिमीन के, उसकी जो है तलाशियाँ ली गई, और ये सिलसिला सिर्फ यहाँ का नहीं है बल्कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि दीगर अस्पतालों में भी जांच पड़ताल हो रही है। क्या कहा जा रहा है जी शबनम, और किस तरह से यानी एक फीलिंग है उन लोगों की भी जो वाक़यतन यानी हम ये कहेंगे कि लोगों की निगहदाश्त करने वाले हैं, उनकी सेहत को देखने वाले हैं, उनकी यानी लोगों की जानों की हिफाजत करने वाले, यानी मेरी मुराद है मेडिकल उनकी खिदमत करने वाले, खिदमत अंजाम देने वाले मेडिकल स्टाफ की या फिर डॉक्टर्स की। जी शबनम, देखिए, जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद जब ये देखा गया कि इसमें कुछ डॉक्टर्स शामिल है, इस जो वाकया पेश आया, तो जाहिर सी बात है जो जीएमसी अनंतनाग में जब एक AK-47 राइफल मिली उसके बाद जो शक की सुई है वो अस्पतालों पे, डॉक्टरों पे ज्यादा होने लगी, और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उन्होंने अपना जो तहकीकाती दायरा है वो वसी कर दिया। चाहे वो फरीदाबाद की बात हो, चाहे वो
दिल्ली या बंगाल या दूसरी स्टेटों की बात हो, जहां जहां उनको इस तरह के शक और लोग मिले, वहीं पर जम्मू कश्मीर में खासकर, चाहे वो जीएमसी जम्मू हो, जीएमसी श्रीनगर हो, दीगर हॉस्पिटल्स हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, जीएमसी अनंतनाग हो, इसी तरह जो अब मेडिकल कॉलेज के बाद जो हॉस्पिटल अस्पताल जो मौजूद है कहीं पे भी, जी तो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह लॉकर्स की जो है वो चेकिंग की जा रही है। और जहां जांच एजेंसियां हों वहां पे पुलिस और दीगर अमला और खुसूसन जो उस हॉस्पिटल के जो इंतजाम जो संभालते हैं, इंतजामिया कमेटी होती है और जो है, चाहे मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, तो उनके नोट्स में भी ये चीजें जब आई तो लगातार वो एक साथ मिलकर तालमेल के साथ जो लॉकर्स हैं, एक तो जो डॉक्टर मौजूद होते हैं उनके जो मौके पे मौजूद होते हैं वो अपनी चाबियां लेकर जाते हैं और अपने लॉकर्स की तलाशी करवाते हैं। वहीं अगर कुछ लॉकर ऐसे भी हैं जो ऐसे बंद पड़े रहते हैं और पुराने हैं, खोले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोई शक अस्पतालों पर इस तरह नहीं हुआ करता था और ऐसे लाकर पड़े तो पड़े वहीं देखने को मिलते थे। लेकिन अब जब ये वाकयात रोनमा हुए और देखने को ये मिला कि एक जीएमसी में एक लॉकर थे राइफल मिली, उसके बाद ऐसे लॉकर्स की तलाश बराबर जारी है जो बिल्कुल ऐसे बंद पड़े हैं और जिनका कोई जिसको हम कह सकते हैं कोई मालिक जिसके नाम पे हो, कोई देखने वाला उनको हो, तो उन लॉकर्स के ताले तोड़े गए हैं, उनको काटा गया और उनकी तलाशी ली गई। और कोशिश ये है कि कहीं पे भी अगर कोई मशकूक कोई लॉकर मिले तो उसकी जो तलाशी हो और ये मुतमईन रहे अमला कि आप इस अस्पताल में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जांच एजेंसियों ने जरूर ये अस्पताल अमले को कहा है कि वो बिल्कुल इस पे एक लाहेमल अपनाए, जितने भी लॉकर हैं किसके नाम पे एक रजिस्टर मेंटेन की जाए ताकि इस तरह की कार्रवाइयां जो है करनी ना पड़े और खुद अमला अब इसकी जिम्मेदारी ले और जितने भी लॉकर हैं वो हर एक के नाम पे हो और हर एक शख्स उसका जिम्मेदार हो जिसके नाम पे लॉकर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर स्टाफ हो। और जब आपने ये भी कहा कि इस वाक़े के बाद इस तरह की जो तलाशी कार्रवाई है, इससे काफी तकलीफ भी, एक तो ये जरूरी है कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस चीज को तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा ये है कि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा पेशा है जिसकी इज्जत एहतराम हर एक करता है और बहुत सारे जो डॉक्टर हैं तो वो काफी इससे परेशान भी हैं कि क्यों कर ऐसा हुआ, क्यों कर इस शोबे को इस तरह की जो है इसको हम कह सकते हैं कि खमियाजा उठाना पड़ा उसके बाद जब डॉक्टर्स इसमें शामिल देखे गए। तो जाहिर सी बात है लेकिन जो मुल्क की सलामती के लिए इस चीज को करना एक लाजमी जुज़ बन गया है। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे साथ हैदराबाद का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एम.ए. मन्नान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार, वो भी जुड़ चुके हैं। मन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मन्नान साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मन्नान साहब, आप आवाज़ मिल रही है मेरी? शायद मन्नान साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है। जी मन्नान साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी शबनम, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हम दोबारा मन्नान साहब से रब्ता करेंगे और ज़रूर इस हवाले से हम बात करेंगे कि BLOs पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि इन पर वर्कलोड बढ़ रहा है। मन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मन्नान साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से यानी SIR का मामला चला और SIR का जो है दूसरे मरहले के तहत जो कुछ भी चल रहा है, अब कांग्रेस की जानिब से, वैसे तो मगरबी बंगाल में आज शदीद नौयत का जो है एहतजाज हुआ और रियासती जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वहाँ पर BLOs ने एहतजाज किया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कहा जा रहा है कि BLOs पर जो है वर्कलोड और दबाव उन पर जो है पड़ रहा है, जिसकी वजह से पिछले चंद दिनों के दौरान 16 से ज़्यादा जो है अमवात हुई हैं और इसमें ख़ुदकुशी का भी वाक़या है जो मगरबी बंगाल का सामने आया है। जी मन्नान साहब, क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं बाकर भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट, चाहे आप मरे गड़े कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट अपनी डिटर्मिन है
कि आपके जो हकूक हैं उसको दबाया जाए। आपको उसकी एक और एक मिसाल है, आप SIR को बालातास रखिए थोड़ी देर के लिए, आप चंडीगढ़ का मामला देखिए क्या हो रहा है, फलाह यूनिवर्सिटी का मामला क्या हो रहा है। आपको मुसलसिल 2014 से पहले मॉब लिंचिंग थी, वहां से शुरू हुआ ये सब कहानी। तो ये चीज कंटिन्यू हो रही है। हम अगर ये तस्वुर करके चल रहे हैं कि बीजेपी के उसमें अब हो रहा है, SIR की वजह से लोग ये कर रहे हैं, SRI से प्रेशर हो रहा है। आज अब देखिए मौलाना अरशद मदनी ने तकरीबन इसी तरह की बात की कि भाई ये जो मुल्की अक़लियतें हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनको दबा रहे हैं। तो इतनी धूम हो रही है उस पर धूम हो रही है कि किस तरह की बात कर रहे हैं ये। आप अगर उमर खालिद के खिलाफ जो अटॉर्नी जनरल ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जिसमें बोला गया है कि पढ़े लिखे लोगों से डर हो रहा है, अब उनको पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, उनके बखौल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको किसी तरीके से मुसलमानों का गला दबाना है, उनको आगे बढ़ने नहीं देना है फॉर वन रीजन और द अदर। आप जस्टिफिकेशन कुछ भी करिए, आप कुछ भी बोलिए, 14% आबादी है, आप ऐसे ऐसे करते हैं, जो भी करते हैं, उनका जो एजेंडा है वो एजेंडे पे जा रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पे बिहार में जो हमने देखा हुआ है, अभी ये 12 स्टेट में जहाँ पे SIR फेज 2 करेंगे पता चलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है SIR 2 करना। SIR 1 जो बिहार में की है वो ठीक है, लेकिन वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में वेरी डिफिकल्ट है। तो वही हथकंडे इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो बीजेपी की हिस्ट्री में फेमस रहे हैं, उनको डिवाइड एंड रूल वाली बात है। और आज आ रहा था हिंदुस्तान टाइम में पढ़ रहा था अभी ऑनलाइन पे, उसमें है कि जितने जो कारोबारी लोग हैं नॉर्थ इंडिया से जो आज जाके काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। आपको न्यूज आ रही है, कहीं और की वीडियो है, SIR की वजह से लोग बांग्लादेशियां जो है सुसाइड कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो है कलकत्ता छोड़ के जा रहे हैं, सब फेक पूरा। उसको बाद में कई ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि सब फेक है। जिस किस्म का जो माहौल है इसमें कोई कमी नहीं है यार, बल्कि अभी और ज्यादा होते जा रहा है। मेरे को ऐसा महसूस होता है कि अभी आप देखिए, कल का और एक आइटम पढ़ रहा था कि कोई औरत है वो बार बार बोल रही है कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी को दिया। दिल्ली की जो तोड़फोड़ चल रही है उसने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो रियलाइजेशन जो बोली कि हम जब ये करे थे तो मुसलमान को हो रहा था तो हम बड़े खुश थे, आज हमारे ऊपर हो रहा है। तो ये वक्त आएगा, ये वक्त की बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो ज्यादती है जिस किस्म की यानी आप जो एक कम्युनिटी को कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज तरीके से, और आप देखिए आज राजनाथ सिंह सडन सिंध की बात करना शुरू कर दिए, सिंध एक हिस्सा बन जाएगा। क्या कैसे हिस्सा बनेगा बताइए मेरे को। आप वेस्ट बंगाल को हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप बांग्लादेश को हिस्सा बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश ने बड़ी कड़ी तरीके से इसकी उन्होंने उसको बोला है कि ये गलत आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे जो दिल, अब इंडिया में ऐसी हालत हो गई है पॉलिटिकल, आपको जो दिल में आया आप बोलिए, आप जो दिल में आया आपको। अभी देखिए इंडिया टुडे अटैक्स के बाद बता रहा हूँ मैं, राजीव गांधी अटैक, SIR एक्साइज क्लेम्स 160 पोल ऑफिशियल्स हैव डाइड 3 वीक्स। ये राजीव गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं 160 मरे। गवर्नमेंट क्या बोल रही है आपको 15 मरे हैं, 12 मरे हैं। तो ये तो कंटेंशन चलता ही रहेगा। और अब बोल रहे हैं कि 83% इलेक्टर्स जो है ना सबको फॉर्म्स दे दिए। आप फॉर्म्स देने के बाद जो एक्सेप्टेंस करना है आप उसमें वही हरकतें कर रहे हैं जो बिहार में किए थे। अब कोर्ट क्या करेगा, एक नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं तो चीफ जस्टिस साहब का क्या ये करेंगे, वो किस करवट लेंगे, वो देखना पड़ेगा। अब इस किस्म का जो मैं देख रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल से नॉर्मली जो निकलती है कोई चीज तो वो इम्पैक्ट होएगी। और साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु वगैरह में पूरे डेड अगेंस्ट है इस चीज के कि आप जिस तरीके आप करिए सिस्टम करने उसमें कोई तरह नहीं उनको, लेकिन आप जिस तेजी से करना चाह रहे हैं और जो रूल्स रेगुलेशन आप बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं आप, वो आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि आपका इंटेंशन कोई और है। और इससे हमारे खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इसलिए है कि आपका होल पर्पस यही है कि मुसलमान को डिफ्रेंचाइज किया जाए, उनको उनके जो वोट देने की सलाहियत है उनको जो मौलाना साहब इसको तो सिरे से खारिज किया जाता है। जिस तरह से अरशद मदनी साहब की, मौलाना अरशद मदनी की,
उन्होंने इसी तरह का बयान दिया, उस पर काफ़ी धूम हुई, उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और उस पर यह कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह से देश को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, मुंतशिर करने की बात कर रहे हैं और जो मुल्क की जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अंदर बिलखुसूस मुसलमानों के अंदर ये एक किस्म से जो है यानी एक भय पैदा करने और उनको यानी मुश्तइल करने की बात, इसको जो है करार दिया जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ जो भाजपा की जानिब से बात आ रही है कि इसको एक अलग रंग दिया जा रहा है, तो उल्टा जो है ये बात की जा रही है कि ऐसा सबके साथ नहीं है, बल्कि SIR का अमल तो अपने जो होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, हर बरस ज़रूरत पड़ती है, मतलब हर 5 बरस के हवाले से भी अगर हम देखें नहीं तो देखिए बाकर भाई, दो चीजें हैं उसमें। आप बोले कि SIR बिहार में हो रहा है, लोग बाहर से आ गए, वेस्ट बंगाल से निकल के, झारखंड से निकल के बिहार में आ गए। कितने लोग निकले? 3 लोग निकले पूरे होल एक्सरसाइज में। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जजमेंट दिया सब होने के बाद, जब रिजल्ट आया उसका, 3 आदमी निकले। आप 3 आदमी के लिए आप 3 करोड़ लोगों को जहमत दे रहे हैं। आपकी रीजन बताइए। आप एक होता है नहीं, एक तो चीज़ है ना मनान साहब कि किसी की डेथ हो जाती है, कोई पैदा हो जाता है, किसी का नाम जो है निकलता है, किसी का नाम ऐड होता है, तो ये अमल तो मतलब एक रूटीन वर्क है, तो इस पर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। इस पर एतराज होना भी नहीं चाहिए। इसकी वजह से आपने आधार कार्ड बनाया, आपने ये बोलकर बनाया कि आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपके पास वो मिलेगी। बाद में आपने बोला आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। आपने बोला कि आपके इलेक्टोरल कार्ड में होना चाहिए। लोग 3-3 स्टेट में जाके वोट डाल के आ रहे हैं, अखबार में रोज छप रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेटी एक जगह कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सेम अपने वालिद के ऊपर जो जैसा उनका एटीट्यूड है वही एटीट्यूड है हरियाणा में। आप देखिए उनका। आप उससे ये नहीं है, आपके जो रवैये से है वो आप बोलिए, आप जो भी करना है इलिजिटिमेट, जो भी आपको कानूनी तौर पे लोग कार्ड बनाने का, तो आपकी फेल्यूर है। आप 10 साल के ऊपर तो आपकी गवर्नमेंट रही है बीजेपी की। अगर आप ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वाले, झारखंड वाले आगे, झारखंड से आगे कर रहे हैं, तो आपकी फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री की फेल्यूर है। आप यानी कंप्लीटली आप अगर ये बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, बंगाल में लोग आ रहे हैं, तो आपकी फेल्यूर है। BSF आपके हाथ में है, होम मिनिस्ट्री आपके हाथ में है। आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको पूरा होल इंटेंशन, आप ये जो भी है आपका पूरा मकसद, इनका जो मेन इंटेंशन, जो उसकी जो स्पिरिट है, वो सिर्फ मुसलमानों को हरास करने की है। चाहे वो SIR का मसला हो, चाहे वो तलाक हसन, ऑल ऑफ ए सडन तलाक हसन का मसला निकाल के लेके आ गए। ठीक है, अब चीफ जस्टिस साहब सूर्यकांत साहब डिसाइड करेंगे उसके। देखिए आगे आगे क्या होता है। ठीक है। बहरहाल कल का भी दिन जो है हम देखेंगे कि अयोध्या में काफ़ी अहम है, क्योंकि मंदिर की यानी बाबरी मस्जिद के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिस तरह से मंदिर का काम शुरू किया गया था, अब तकमील उसकी यानी पूरी हो चुकी और उसका ऐलान भी किया जाएगा और एक बाज़ाब्ता परचम कुशाई भी प्रधानमंत्री कल करेंगे। कल एक इवेंट है अयोध्या में जिसको लेकर काफ़ी यानी सिक्योरिटी के बंदोबस्त इंतजाम किए गए हैं और कल जो है किस तरह का सारे देश को पैगाम आता है प्रधानमंत्री की जानिब से, ये भी देखने वाला जो है मामला होगा। मैं अब गाज़ा की तरफ जाऊंगा और मन्नान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि सीज़ फायर किया गया और लेकिन इसके बावजूद इजराइल की जानिब से इधर गाज़ा में भी वायलेशन चल रहा है, उधर लेबनान पर भी वायलेशन चल रहा है। अब लेबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने कहा है कि भाई अब हम भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए मतलब इस पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बड़े अहम कमांडर थे हिजबुल्लाह के, उनको जो है शहीद कर दिया गया तबाही। मैं जानना चाहूँगा इसी तरह से हमास की जानिब से भी ये इंदिया मिला है कि हम भी जो है जंगबंदी के हवाले से इससे सुबुकदोश होने के लिए गौर कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं, हमले जारी हैं, बेखुसरों की जानें जा रही हैं। जी नहीं, ये वक्ती तौर पे बाखर भाई हम लोगों ने काफी प्रोग्राम किए हैं। मैंने काफी यानी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बोला था कि सब बातें हैं जो लड़ना है उनको तो फलस्तीनी लड़ेंगे। आज आप देखिए NDTV में एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें लिखा है कि अमेरिकन मर्सिनरीज गाजा में है। मर्सिनरीज यानी है जो बिल्कुल आप किराए के टट्टू जो है आप लाके आप गाजा में रखे हैं, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं पीस की, उनके डेवलपमेंट की, और सिर्फ आप टाइम बाय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान जो है
बस खाने पीने में पड़ा हुआ है। जो अरब है वो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप फलस्तीनियों को, जो उस जमाने में फलस्तीनी जब अक्टूबर में 2023 में जब उन्होंने बोला था कि हम अपनी हम खुद लड़ेंगे, अभी आप बोल रहे हैं बाज़ाब्ता 500 सीज़फायर वायलेशन हुए हैं गाजा में। जी हाँ, अक्टूबर 10 से 500 के आसपास। तो 500 के आसपास आपको शर्म आनी चाहिए हुकूमतों को, जो फलस्तीनियों की मदद कर रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं। जी हाँ। आप यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जो रेजोल्यूशन मंजूर हुई और फिर साथ ही साथ जो दरमियान में सीज़फायर में थे, वो सारे के सारे खामोश है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई किस तरह से कर रहे हैं आप, इजराइल से ये नहीं बोल रहे हैं। बोल रहा है कि हर दिन 2 लड़के शहीद होते जा रहे हैं। जी हाँ, फ्रेजाइल सीज़फायर है, उन्होंने बार बार बोला है। आप किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को वो नहीं है। आप वायलेशन हो रहा है दिन रात। आप सऊदी वाले जाकर ट्रम्प से मुलाकात कर रहे हैं, ट्रम्प से मुलाकात कर रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं, कतर वाला के प्लेन भी दे रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मुसलमान समझ में नहीं आ रहा। मुस्लिम कम्युनिटी किधर जा रही है? अरब कम्युनिटी जो बहरहाल अफसोस की बात यह है कि फिर एक मरतबा मन्नान साहब यही नज़र आ रहा है कि यानी जो जंग बंदी का जो एक हम ये कह रहे थे, समझ रहे थे कि कहीं ना कुछ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ये आगे तक चलेगा। और फिर साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा में भी जिस तरह की करारदाद मंजूर कर ली गई थी, अगरचे कि वो ट्रम्प की थी, अगरचे उन्हीं के मंशे, उन्हीं के मकासद सारे उसमें शामिल थे, फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की कोई पासदारी उसमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसका भी पास और लिहाज नहीं रखा जा रहा है। तो अब इसराइल चाहता क्या है, इससे जो है अंदाज़ा किया जा सकता है। बहरहाल जी, 56,000 के ऊपर खाली जो बच्चे हैं गाजा में, वो यतीम हो गए हैं 2 साल के पीरियड में। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए तस्वुर करिए, 56,000, एक दो नहीं है, 56 इंच का सीना नहीं है, मोदी साहब जैसे क्लेम करते हैं। 56,000 चिल्ड्रन जो है आपके गाजा में है। और आप क्या कर रहे हैं? अब तो मीडिया में भी, मैं आपको बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ, अब तो मीडिया में भी किसी को कोई नहीं, अभी गाजा, इसराइल, ये सब अंदर की सफात में जा रहा है न्यूज। पेज 1 पे अभी खत्म हो गया। पेज 1 मन्नान साहब, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि ये भी जो इंटरनेशनली सूरत हाल पर नज़र रखते हैं और फिर इंटरनेशनली मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ये मुबस्सरीन जो एनालाइजेशन अपना कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है, अगर यूक्रेन में से इनको फुर्सत मिल जाए तो शायद फिर वो मज़ीद यहाँ पर क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल यूक्रेन की सूरत हाल को भी किस तरह से देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का भी जो ताज़ा बयान, बल्कि हम ये कहेंगे कि धमकी यूरोप को जो और फिर यूक्रेन को जो उन्होंने दी है कि बस आप इसका जो है अमन मुआहदा कर लें, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए होल इंटेंशन उनका यही चल रहा है कि भाई यूएस की इजारादारी रहे, उनका अपना जो डिक्टेट करे। कल के दिन यूक्रेन में कुछ होगा, जैसे इंडिया को रिलायंस के जो ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने किया है, आपको पूरा आपकी इकोनॉमी खराब कर दिया है। आप जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे, अब तक खरीदे, आंदा नहीं खरीदे, इस तरीके का माहौल चल रहा है। उनका यूनिपोलर वर्ल्ड जो कंसेप्ट है उनका, कि दुनिया में एक ही पहलवान रहेगा पूरी दुनिया का, ये कंसेप्ट में चल रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब ये है कि रशिया ये बोल रहा है कि भाई यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होनी चाहिए, बाइपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, दो दिशाएं। तो अब दोनों भी आप देखेंगे तो दोनों भी जालिमाना हरकत कर रहे हैं। एक यूक्रेन में कर रहा है, एक दूसरे ममालिक में कर रहा है, खासतौर पे फलस्तीन के। कहाँ पे अमन है आप बताइए मेरे को? नहीं, यूक्रेन मन्नान साहब, यूक्रेन के हवाले से देखिए, रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन को बाज़ाब्ता तौर पर हमारे खिलाफ, जिस तरह से आपने कहा है कि आम लड़ाकों को या फिर किराए के टट्टुओं को जिस तरह से गाज़ा में लाया गया इजरायली फोर्सेस के साथ, और दीगर यानी इराक़ में वगैरह वगैरह, हमने देखा कि पिछले 10-11 वर्षों में जो कुछ शोरिशें हुई, इनका इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा था रशिया के ख़िलाफ़। तो जी, अब रशिया का ये बोलना है कि हमारे खिलाफ, और फिर साथ ही साथ नेटो में इसको शामिल करने की बात, या फिर हमारे इलाके में मज़ीद जो है सरगर्मियां करने की बात, वो सारी चीज़ें जो रिजर्वेशंस रशिया के थे उसको लेकर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको कि कोई अमन होता हुआ नजर आ रहा है कि हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि अब क्या है, ये साल के अब महीना 2 महीना रह गया है आपका। अब इसमें इस साल में तो आप भूल जाइए। और इवन अगर फर्स्ट क्वार्टर में भी अगर आप नेक्स्ट ईयर के अगर गुज़श्ता 3 महीने में नेक्स्ट ईयर के अगर ये होगा तो आपको कुछ
कुछ दिखाई तो नहीं देता मेरे को। जैसे आप हर बड़े इदारे के आप रिपोर्ट्स पढ़िए, यही बोल रहे हैं कि दोनों भी जो यूक्रेन और गाजा है, दोनों भी वही सेम वॉर वेज कर रहे हैं, दोनों कन्फ्लिक्ट क्रॉस बॉर्डर एग्रेशन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सॉवरेन स्टेट्स के अगेन है, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन रोकने वाली बात नहीं है। तो इससे मुराद यही है, ऐसा लग रहा है कि कोई ताकतें जो बाज़ाहिर नज़र आ रही हैं रोकने की बात करते हुए, लेकिन ये ख़ुद नहीं चाहते कि अमन क़ायम हो, बल्कि यही ख़ुद जो है यानी कोई शायद जंग चाहते हो, ऐसे इनके एटीट्यूड, ऐसी इनकी पॉलिसी मालूम हो रही है। बिल्कुल आखिरी सवाल करूँगा, मुल्क के हमारे बॉलीवुड के मारूफ और एक अलग अंदाज, एक अलग अदाकारी, एक अलग मकबूलियत इनकी थी, धर्मेंद्र से मेरी मुराद है, जो चल बसे। तो बहरहाल मनान साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, मीडिया में और फिर साथ ही साथ वो कवरेज, वो सारी चीज़ें, यानी अब बॉलीवुड में हम गम का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़े स्टार थे और वो स्टार जो बड़े यानी कि सुपर स्टार्स के साथ, यानी इनका एक अपनी अलग मकबूलियत थी, सुपर स्टार के साथ काम करने के बावजूद भी इनका एक अपना अलग अंदाज था, एक इनके अलग चाहने वाले थे। जी मनान साहब, आखिरी सवाल। नहीं, आप देखिए, वो बड़े स्टार है, एक अननोन फिगर है इंडिया के, रिकॉग्नाइज, लेकिन उनके साथ आपने एक हफ्ता पहले ही मार दिया उनको। हाँ, ये बड़ी हमारी मीडिया की जल्दबाजी रही, बड़े अफसोस की बात रही। घर वाले भी जो, उनको भी जो है तकलीफ पहुंचाई। अंजना ओम काश्यप, जो द सो कॉल्ड बड़ी लीडर, जिनके बड़े टीवी जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक हफ्ता पहले मारा, उनकी श्रद्धांजलि भी दे दी, सब दे दिया। और हेमा मालिनी जो धर्मेंद्र की बीवी है, दूसरी बीवी, उन्होंने बयान दिया कि शर्मनाक बात है कि आप जिंदा आदमी को मार रहे हैं, वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, अपनी टीआरपी के लिए कर रहे हैं। सन्नी देओल ने तो टीवी वालों को गाली दी, टीवी के जो रिपोर्टर सो कॉल्ड गोदी मीडिया है। आप बताइए कि आप क्या कंट्रीब्यूशन, किसको आप हाईलाइट कर रहे हैं? कांतारा मूवी आई, कांतारा मूवी के पीछे पड़े हुए आप, और फला। मीडिया का जो एजेंडा है वो सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट करना है, आपके माइंड को रीक करना है, आपके माइंड को बिल्कुल यानी बिल्कुल कंप्लीटली आपको मुंजमिद कर दे रहे हैं। आपके माइंड को सोचने की सलाहियत आपकी खत्म करते जा रहे हैं, और सोचने की सलाहियत जब आपकी खत्म करते जा रहे हैं, उनका एजेंडा पूरा होते जा रहा है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ये करना है। अब आप देखिए, कोई भी चीज आती है, आज आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में कहीं अखबार में पढ़ते हैं? आपको कहीं नहीं मिलेगा। आरएसएस के चीफ जा रहे हैं, जाके वहां पे कुछ और बयान दे रहे हैं कि भाई हिंदू ये है, हिंदू। आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, आपने क्या किया हुआ है? अब ये पूरा ऐसा माहौल दिख रहा है मेरे को कि ये जो हिंदुस्तान में जिस किस्म की कंप्लीट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस किस्म की इकोनॉमिक आपकी हार्शनेस पैदा हो रही है, लोग जो है आपकी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, एजुकेशन ढूंढ रहे हैं। अब आप बताइए, अल्फला यूनिवर्सिटी कितनी सब हुआ। बिल्कुल मन्नान साहब, बिल्कुल हमारे पास वक्त हो गया है। बहरहाल ये सारे हालात हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी फिल्मी सितारे को, अदाकार को ऐसी के जो है वो बिस्तर मर्ग पर हैं, मतलब वो बाहयात हैं, लेकिन उनके बारे में जो है इस तरह की खबर जो है पहले ही चला देते हैं, जिसने सारे घर को यकीनन जो है एक ज़ख्म पहुंचाई, तकलीफ़ पहुंचाई। ये हमारा मीडिया हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।